हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 78 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। सर बहुत इजी, छोटा सा पॉइंट है। पहले हम लोग समझते हैं कि कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि डिबेंचर्स के रिस्पेक्ट में इनकी बातें क्यों की जा रही है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी मीन्स सेकेंडरी सिक्योरिटी। इट मीन्स सेकेंडरी सिक्योरिटी, मतलब कि ये प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं है, सेकेंडरी सिक्योरिटी है। इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। सर ये बात किस सेंस में हो रही है सर, वो तो बता दो। हाँ बिल्कुल बेटा, अब ध्यान से समझो। क्या होता है कि एक कंपनी है, इसको ना लोन चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसने क्या किया, या तो बैंक को अप्रोच किया, बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इसने अप्रोच किया लोन के लिए। अब आपको पता है कि अगर ये बैंक इन्हें लोन देती है तो लोन के रिस्पेक्ट में दे नीड, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन दे नीड सम सिक्योरिटी, दे नीड सिक्योरिटी। तो इस कंपनी के पास एक एसेट्स था, एक एसेट था प्लांट एंड मशीनरी। ये प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने मॉर्गेज किया, इस बैंक को मॉर्गेज किया। मॉर्गेज मतलब गिरवी रख दिया, ठीक है, बैंक को इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट लोन। लोन कितने का चाहिए था, चलिए सर 5 करोड़ का लोन चाहिए था। तो 5 करोड़ के बदले इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रख दी एज अ प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ये कौन सी सिक्योरिटी है, एज अ प्रिंसिपल सिक्योरिटी। इस 5 करोड़ पे ये बैंक 8% का इंटरेस्ट चार्ज करेगी और 5 इयर्स में ये पैसे वापस भी करने होंगे, रीपेमेंट भी करने होंगे। मैं सारी बातें आपको समझा रहा हूं, फिर से स्ट्रक्चर समझा देता हूं। क्या है, कंपनी लोन चाहिए 5 करोड़ का, अप्रोच करती है बैंक को, बैंक कहता है हमें सिक्योरिटी चाहिए। कंपनी एक प्लांट एंड मशीनरी एज अ प्रिंसिपल सिक्योरिटी मॉर्गेज करती है, बैंक 8% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 5 साल बाद ये रीपेमेंट कर देना होगा लोन का। अब इफ बैंक इज नॉट सेटिस्फाइड, इफ बैंक is not satisfied with principal security, with principal security, so in this case bank may ask for secondary security। और इस केस में बैंक जब सेकेंडरी सिक्योरिटी डिमांड करता है तो कंपनीज के पास एक ऑप्शन है, कंपनीज के पास एक ऑप्शन है टू ऑफर, टू ऑफर डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एज कोलैटरल सिक्योरिटी। समझ में आ रही है सर आपको बात? तो जब लोन मिल गया, लोन रिसीट, तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या होगी? तो सर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। चलिए 5 करोड़ रुपए मिल गए, 5 करोड़ रिसीव्ड हो गए, ठीक है बेटा। तो अब कंपनी ने यहां पे बता दिया कि लोन टेकन बाय मॉर्गेजिंग प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹7 करोड़ एंड बाय इशूइंग 9% debentures
एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी। अब जो सर ये डिबेंचर्स इशू हुए हैं, ध्यान से बात समझना है, ये जो सर डिबेंचर्स इशू हुए, ये डिबेंचर्स के बदले कंपनी को कोई पैसे तो मिले नहीं, तो कंपनी की एंट्री तो होनी नहीं चाहिए बुक्स में। तो कंपनी कैसे इस डिबेंचर्स को प्रेजेंट करने वाली है? देखिए, इसी के ऊपर दो मेथड्स हैं जो हमें समझना है बेसिकली। पर मैं आपको कुछ बातें जो हैं वो क्लियर करना चाहता हूं इसकी एंट्री से पहले, ठीक है? ये एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ये दोनों ही मेथड्स में होंगे। मतलब डिबेंचर्स को शो करने के लिए, कोलैटरल सिक्योरिटीज को शो करने के लिए दो मेथड है ना? फॉर showing या for dealing with debentures issued as collateral security, हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। जी, फर्स्ट मेथड में जनरली कंपनी विल नॉट रिकॉर्ड debentures issued as collateral security, collateral security। इस केस में कंपनी इसको रिकॉर्ड नहीं करती है, जस्ट एंट्री फॉर receipt of loan, entry for receipt of loan is recorded in journal books। किस तरीके से? अभी जो हमने ऊपर करा, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन अकाउंट, सिंपली बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन अकाउंट। बट उसके बाद क्या होता है, डिबेंचर्स के लिए अलग से एंट्री पास नहीं होती है। नरेशन में, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको नरेशन लिख के दिखाया था, सेम वही नरेशन में हम लोग इसको लिख देते हैं। बट जब प्रेजेंटेशन किया जाता है, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, तब वहां पे इसे नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाता है। किस तरीके से, मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले हम लोग एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। 2 साल का बनाया, पर्टिकुलर्स लिखा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखी, नॉन करंट लाइबिलिटी लिखी, और नॉन करंट लाइबिलिटी में हम लोग यहां पे लिख देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और यहां पे वर्किंग नोट, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, नोट्स टू अकाउंट बनाना भूल गया था मैं जी। फिर यहां अपने नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 लिखते हैं, और यहां करेंट ईयर में हम लोग 5 करोड़ दिखा देते हैं, ठीक है? और जब ये नोट्स टू अकाउंट बनेगा, नोट्स टू अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और यहां जब अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शो करेंगे, तो यहां पे मैंने बता देना है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक्चुअली में हमने किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। यहां हमने दिखा देना है बैंक लोन 5 करोड़, और यहां पे बता देना है ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹2 करोड़। अगर हमने 2 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए होंगे तो एग्जाम्पल में हमने अपने से प्रेजेंट कर लिया। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा
कि आप फर्स्ट मेथड मींस कि कंपनी विल रिकॉर्ड डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी और नॉट. इफ क्वेश्चन विल से कि द कंपनी डजंट वांट टू रिकॉर्ड इट, तो आप सिर्फ बैंक टू बैंक लोन की एंट्री करोगे और प्रेजेंटेशन अगर पूछे तो आप इसी तरीके से प्रेजेंट कर दोगे. जब नोट्स टू अकाउंट बनाओगे वहां बैंक लोन लिखोगे, बैंक लोन का परसेंटेज बताओगे 8%, तो वहां पे आप ये भी बता देना कि डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी और वो 2 करोड़ रुपीस के इशू किए गए हैं. दैट्स इट. इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बताओगे. अब सर सेकंड मेथड में क्या हुआ कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कंपनी जो है वो चाहती है, कंपनी विल रिकॉर्ड डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी. यहाँ पे कंपनी इसको रिकॉर्ड करना चाहती है. तो यहाँ कंपनी दो जर्नल एंट्री करेगी. पहले रिसिप्ट ऑफ लोन के लिए, रिसिप्ट ऑफ लोन जो कि सेम होएगा बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन अकाउंट. 5 करोड़, इस केस में 5 करोड़. हमने इसके बदले 7 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी जरूर दिया है. और फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी. तो एक चीज है, आपने एक लाइबिलिटी तो उठा ली. चलो 8% डिबेंचर्स आपने सोचे इशू करने के, और इसके बदले आपको पैसे तो मिलने नहीं वाले. तो यहां पे आप एंट्री करोगे डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट. मान लेता हूं इस केस में हमने 2 करोड़ रुपए की कोलैटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर्स को इशू करा है. अब इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, चलिए मैं बताता हूं. प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट. सेम इस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाओगे बेटा, जैसे अभी हमने बनाया. इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना. वही नोट्स टू अकाउंट में आप नंबर डाल के लिख देना. सेम लिखोगे पर्टिकुलर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी. पेन का कलर चेंज कर देता हूं. और यहां पे आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 1 नंबर दो के और 5 करोड़ यहां पे दिखा दोगे. ठीक है बेटा. अब अब आपने क्या करना है सर, अब नोट्स टू अकाउंट बनाना है हमने. यहाँ पर्टिकुलर लिखना, यहाँ रुपीस, यहाँ पे आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. यहाँ लिखना आपने 8% डिबेंचर्स. आप बताओगे यहाँ 2 करोड़, और यहाँ से माइनस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 2 करोड़. और यहाँ पे आपका नील दिखेगा. फिर आप जो बैंक लोन आपने लिया है एट 8%, 5 करोड़, आप वो दिखाना. और यहाँ 5 करोड़ टोटल करके देना, जो 5 करोड़ बैलेंस शीट में जाके दिखेगा. हाँ जी सर, बस यही कॉन्सेप्ट है. अब सर मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें और बता देता हूँ, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. पहली बात ये, जो सर डिबेंचर्स जो इशू हुए हैं, डिबेंचर्स इशूड, इसके बदले कुछ पैसे तो आए नहीं है. ये तो सिर्फ एक कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किए गए. तो डिबेंचर्स जब भी इशू किए जाते हैं तो एक राइट दी जाती है टू डिबेंचर होल्डर्स. राइट टू डिबेंचर होल्डर्स दिए जाते हैं, है ना. इंटरेस्ट रिसीव करना और मैच्योरिटी पे पेमेंट रिसीव करना. ये दो राइट्स हमने पढ़ा है
कि जब भी डिबेंचर्स बेचे जाते हैं या इशू किए जाते हैं तो ये होता है। ठीक है सर, इस केस पे डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए गए हैं। तो व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स? तो बेसिकली सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने के लिए कि जो बैंक है, बैंक जिसे डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, डिबेंचर्स इशूड हुए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इनको इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट विल नॉट रिसीव ऑन डिबेंचर्स। तो सर बैंक को इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? बैंक को जो 5 करोड़ का लोन इन्होंने दिया था, 5 करोड़ के लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो बैंक को 5 करोड़ के लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। डिबेंचर्स जो इशू किए गए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उस पे कोई इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिलेगा। बट अगर डिफॉल्ट होता है, इफ डिफॉल्ट फ्रॉम कंपनी इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल डेट, प्रिंसिपल डेट और अमाउंट, then in this case bank will first realize its loan amount, bank will realize its loan amount from principal security, that is जो हमने इस केस में क्या दिया था, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बेच के वो बैंक अपने डेट को, अपने जो लोन अमाउंट है उसे वो रिकवर कर लेगी। इफ amount of loan is not recovered, if amount of loan is not recovered, then it may claim all the rights of a debenture holder, of a debenture holder। सिंपल। तो सर क्या बातें हुई? बैंक, फिर से मैं समझा देता हूं, डिबेंचर्स जो इशू हुए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उन्हें कोई राइट्स नहीं दिए जाएंगे, मतलब कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा, मैच्योरिटी पे पेमेंट भी रिसीव नहीं होगा अगर कोई डिफॉल्ट नहीं होता है तो। बैंक जिसे डिबेंचर्स इशू हुए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उसे डिबेंचर्स के अमाउंट पे, दैट इज 2 करोड़ पे कोई ब्याज नहीं मिलना। बैंक को जो अमाउंट मिलेगा एज अ इंटरेस्ट, वो उसके एक्चुअल अमाउंट पे मिलेगा, एक्चुअल लोन अमाउंट पे जो उन्होंने कंपनी को दिया है। अगर कंपनी की तरफ से कोई पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट में डिफॉल्ट होता है तो उस केस पे वो प्रिंसिपल सिक्योरिटी को बेच के अपने पैसे रियलाइज कर सकती है। अगर वो पैसे रियलाइज नहीं हो पाते हैं तो उस केस में डिबेंचर्स होल्डर्स के राइट बैंक को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और जो भी जनरली डिबेंचर होल्डर्स के राइट्स होते हैं वो सारे बैंक को मिल जाएंगे। अब सर एक डाउट और बचता है कि जो हमने एंट्री करी थी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, इस एंट्री का लोन के रीपेमेंट के बाद क्या ट्रीटमेंट होगा? क्या ट्रीटमेंट होगा? तो सर आपने करना क्या है? आपने रिवर्स कर देना है। आपने करना है 8% डिबेंचर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, बस। चलिए एक एग्जाम्पल अब हम लोग कर लेते हैं इस केस में कि कंपनी अगर 20,000 10% डिबेंचर्स इशूड कर रखी थी एज कोलैटरल सिक्योरिटी
जिसके लिए 18 लाख का लोन लिया गया था। मतलब 18 लाख का लोन लिया गया था एसबीआई बैंक से, और बैंक ने प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ-साथ एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी माँगी, तो कंपनी ने 20,000 10% वाले डिबेंचर्स इश्यू कर दिए थे। 31 मार्च 2023 को कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया इन रीपेमेंट ऑफ लोन अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ रुपीस 2 लाख। तो 18 लाख रुपए का लोन का डिफ़ॉल्ट और 2 लाख रुपए का प्रिंसिप इंटरेस्ट का डिफ़ॉल्ट हुआ। तो कंपनी ने, मतलब सॉरी, बैंक ने एक्सरसाइज कर लिया राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन दिस केस। तो सबसे पहले जो डिबेंचर सस्पेंस वाली एंट्री थी उसे पहले हमें रिवर्स करना होगा। तो 31 मार्च 2023 को सबसे पहले हमें 10% डिबेंचर्स जो हमने कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किए थे उसे बुक से कैंसिल करना होगा, और वो वाली एंट्री जो हमने उस समय बनाई थी डिबेंचर सस्पेंस वाली उसे रिवर्स कर देंगे। तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 20 लाख, 20 लाख। ये हो गया एंट्री रिवर्स्ड। अब सेम डेट को, क्योंकि उन्होंने डिबेंचर होल्डर के सारे राइट वेस्ट कर लिए, मींस उन्होंने राइट्स को यूज कर लिया, तो ऐसे केस में हमें एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो होगी लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिट। ये लोन खत्म हो गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो मेरे नाम पे दिख रहा था एज लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी भी बुक से रिमूव कर दूंगा, और अब एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई मेरे सिर पे, दैट इज 10% डिबेंचर अकाउंट। तो अभी तक जो कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में था उस राइट को अगले ने यूज कर लिया, और ये नया लाइबिलिटी मेरे सिर पे क्रिएट हो गया, और पुरानी लाइबिलिटी को हमने बुक से रिमूव कर दिया। तो ये इसकी एंट्री नरेशन आप लिख लो, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स issued as collateral security into debentures। आई होप आपको डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने पॉइंट्स भी थे वो सारे समझ में आ गए होंगे, और कहीं पे भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने जितना भी पॉसिबल था पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स आपको बता दिए विद प्रेजेंटेशन। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।